बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और आज तक की इतलात के मुताबिक 42,125 अब इन अफराद की तादाद हो गई है जो कोरोना वायरस के मुस्तनद केस हैं, जबकि अमवात की तादाद 903 हो गई है। तमाम दूसरी जानिब मुल्क भर में लॉकडाउन में खासी नरमी कर दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हफ्ते और इतवार के रोज़ मार्केट बंद करने का फैसला किया था, इसे कलअदम करार देकर मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें खुली रखने के अहकाम जारी किए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया और अब बुध से जो ट्रेनों की सर्विस है वो भी बहाल होने जा रही है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब मीडिया को आगाह कर रहे थे। फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसे खोलने का भी फैसला किया है SOPs के साथ। साथ साथ मुल्क में जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइन ऑपरेशन है उसे भी जुज़ी तौर पर बहाल कर दिया गया है। एक तो आज की खसूसी नशिस्त में हम कोरोना वायरस और अब तक के जो इकदाम है, जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ चूँकि जो हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं वो पर्टिकुलर रिलेटेड है नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी से मुताल्लिक, तो जो खारजी सतह पर मामलात हो रहे हैं, बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया कि भारत एक दफ़ा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुहिम जोई के हवाले से सोच रख रहा है और दुनिया को मुतनब्बे किया कि इस कोरोना वायरस के शोर में भारत और मोदी सरकार जो उनका अपना एक एजेंडा है कश्मीर में, उसे लागू करने पर तुला हुआ है। फिर अफगानिस्तान के हवाले से भी एक अच्छी खबर ये आई है कि जो अफगान सदर हैं डॉक्टर अशरफ गनी और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे डॉक्टर अब्दुल्ला, उनके दरमियान एक पावर शेयरिंग का मुआहदा तय पा गया है। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और वहां पर जो पायदार अमन की काविशें की जा रही हैं, जो अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था, ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग, क्या इससे अब इसको तकवीत मिलेगी? ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है, इन तमाम उमूर का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे। बड़े पर्टिनेंट और मौजूद शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम फॉरेन अफेयर से ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फिर जिस मैंडेट को आप देख रहे हैं, हम आपको देखते हैं, हम NCOCs की मीटिंग्स में मौजूद होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोर टीम का हिस्सा हैं जो इस कोरोना वायरस की मुख्तलिफ जहतें हैं उनको डील विद कर रहे हैं। आप चूँकि समुंदर पार पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के हवाले से भी अपडेट्स देते हैं, तमाम बॉर्डर की सिचुएशन को भी आप मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट करना कि भारत एक दफ़ा फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सोच रखता है, ये सोच क्यों कर भारत में पाई जाती है? वहां पर भी लॉकडाउन है और वहां पर भी जो कोरोना के वार हैं वो भी जारी हैं। आपको क्या नजर आता है, क्या वजह है कि इस वक्त भारत, पूरी दुनिया एक तरफ सोच रही है और वो दूसरी तरफ अपना एक उनका मायोपिक व्यू है, उस तरफ ही वो रागिब हैं? डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, वो अमेरिका में एक इस्तिलाह इस्तेमाल बहुत की जाती है, एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है मोदी सरकार ने एक तरफ तो अल्लाह ताला का ऐसा इम्तिहान आया सारी दुनिया पे और ये मौका था कि सारी दुनिया मिलकर ये देखे कि इस वबा का मुकाबला कैसे करना है। आपने किस तरह एक दूसरे के साथ इंसानी नाते एक दूसरे के साथ बैठ के फैसले करने हैं कि आगे किस तरह चलना है। पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है इस खित्ते में? अमन और सलामती। पाकिस्तान बारहा क्या बात करता रहा है हिंदुस्तान पे और अफ़गानिस्तान पे, अमन और सलामती। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक नज़रिया ऐसा ज़ोर पकड़ गया है हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की रियासत में, बदकिस्मती से, जो न सिर्फ अमन और सलामती का पैगाम सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में, बिलखसूस मुसलमान, उनके बारे में जो रवैया, जो बातचीत, जो कवानीन लाने की कोशिश की जा रही है, वो उसकी मिसाल मेरा ख्याल है जो हिटलर के बाद दोबारा नहीं मिलती। और कश्मीर की मैं बात ये कर दूं कि इन्होंने तो पेंडेमिक को, कोरोना वायरस के पेंडेमिक को बदकिस्मती से इस्तेमाल किया है अपने जो गैर कानूनी इकदामात हैं, जो कश्मीर का लीगली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, उसको यूनिलैटरली अज खुद तब्दील करने की जो कोशिशें हो रही हैं 5 अगस्त से लेके उसके बाद कोरोना वायरस के मामले के दौरान
जी। एक तरफ आप डोमिसाइल का अपना लॉ ले आते हैं, अब आपने बिल्कुल वाजे कर दिया इस बात को कि आप कश्मीर को एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से तब्दील करना चाह रहे हैं, आप उसकी डेमोग्राफिक शिफ्ट चाहते हैं। तो अब यही बात तो पाकिस्तान इतने सालों से कहता था और दुनिया मुंह मोड़ लेती थी, अब आपके सामने इसका सबूत आ गया। बिल्कुल उसी तरह हम दूसरी बात क्या बावर करा रहे हैं दुनिया को बार बार, मोदी सरकार के अज़ाइम यहां ख़त्म नहीं हो रहे। पहले तो दुनिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा का एक रिकग्नाइज डिस्प्यूट है कि जो वहां पे ओपन जेल बनाया हुआ है अब लगभग 300 दिनों से, उसको ख़त्म किया जाए, ह्यूमन राइट्स रिस्टोर की जाए। दिल्ली की हुकूमत ये कहती है कि वादी कश्मीर में जी। 2 रेड जोन है जहां पे फैलाव ज्यादा है। कश्मीर की जो हुकूमत वहां पे बैठाई हुई है, बनी हुई हुकूमत, मुसल्लत। वो कहती है पूरे को बंद कर दो, रेड जोन है। क्यों? क्योंकि आपने ओपन जेल को और ज्यादा जेल बनाना है कोरोना की आड़ में। तो हम दुनिया को बारहा ये बात कहते रहे कि ये डेमोग्राफिक शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया नहीं मानती थी। अब वजीर आजम साहब बारहा याद करा रहे हैं कि ये अज़ाइम फॉल्स फ्लैग की तरफ जा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज इश्तियाल अंगेजी हो रही है। ठीक। हमारी तरफ वहां पे बच्चे, खवातीन, वो गांव जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, वहां पे इंडिस्क्रिमिनेट जो है शेलिंग हो रही है। तो ये जो मामला आगे चल रहा है, आपको क्या ये मार पड़ी थी कि मौसम का हाल आपको आजाद कश्मीर का बताना जरूरी था? क्यों? इसलिए कि आप ये सिग्नल करना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त इस मामले को, जो हमारी नजरियाती सोच है, एक्सपेंशनिस्ट सोच, यानी हम हिंदुस्तान के बॉर्डर से बाहर जाना चाहते हैं, उसमें तमाम जनूबी एशिया के खित्ते में हम इस तरह इश्तियाल अंगेजी करेंगे, वो नजर आ रही है। ये मौका है कि दुनिया जागे और इसको देख ले, क्योंकि इस खित्ते में अगर मामलात और गर्मी की तरफ गए तो सब जानते हैं कि यहाँ मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। एक ही मुल्क है जो 12 ये बात कर रहा है। ठीक। क्या कह रहे हैं हम ना जंग चाहते हैं, ठीक। ना हम कोई झड़प चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसले को जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, कवानीन के तहत बैठ के बात करके हल करें। और दूसरी तरफ से क्या आवाज आ रही है वो आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात भी कह दूं। जी जी प्लीज। ये बार बार ये बात करना चाह रहे हैं कि दहशतगर्दी दहशतगर्दी। मेरी बात ये सुनिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ आपने लाखों फौज बिठाई हुई है जी। कहते हैं जी हमने ये तैयारी की, वो तैयारी की, यहां से कोई चीज हो नहीं रही और अब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। हमने पूरी दुनिया को कह दिया है, बशमूल हिंदुस्तान के, हमारे साथ चलें और आजाद कश्मीर में जाके देख लें कि इंसानी हकूक के क्या हालात हैं। किधर हैं वो जो बात ये करते हैं कि जी दहशतगर्द ये और वो, इस तरह कोई आवाज, सारी दुनिया के सैटेलाइट मौजूद हैं तो यहां नजर नहीं आता, बाकी सारी दुनिया को चीजें नजर आ रही हैं। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन एक बात अल्लाह का शुक्र है, अब आप इंटरनेशनल प्रेस को भी देखें, मीडिया को भी देखें, हिंदुस्तान को कोई पकड़ाई देने वाला नहीं है, क्योंकि इतना नंगा खेल रहे हैं वो, ये जो खेल है उनका, कि अब सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो बयानिया है अब लोगों की समझ में, दुनिया की भी समझ में आ रहा है कि हम इतनी देर से क्या बात लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि पाकिस्तान तवज्जो मबजूल कराना चाहता है इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में। हमने देखा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल तक ने कहा कि इस वक्त जो तनाजात हैं उनको हल की तरफ जाएं और ज्यादातर अपना फोकस यकसुई से कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है, इससे कैसे निपटना है, इस पे रखें। लेकिन भारत के कान पर जून तक नहीं रेंगती। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारी जानिब से जब ये कहा जाता है, आप समझते हैं कि जो वर्ल्ड पावर्स अमेरिका या यूरोप जो खुद इस वक्त कोरोना वायरस पे घिरे हुए हैं, उनकी तवज्जो मबजूल कराने में हमें कामयाबी मिलेगी? डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। देखिए, इसमें मैं 2 बातें डॉक्टर साहब आपको कहता हूं। पहली बात तो ये है कि कामयाबी मिले ना मिले, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दुनिया के सामने रखना है। ये हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी भी है। तो सिर्फ इसलिए कि आज कामयाबी आपको नजर ना आए, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने बयानी से हट जाए, हमें तो और ज्यादा कोशिश करनी है। जहां तक है कामयाबी की बात, ये बदकिस्मती है कि पिछले कुछ बरसों से दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा कि मोदी सरकार का असल रंग क्या है और कहां जा रहा है, वो इस बात को नहीं मान रहे। हमने खुल के बात की है, इसमें इक्तिसादी इंटरेस्ट हैं, मार्केट की, हिंदुस्तान जो है दुनिया के बड़ा तरीन इंपोर्टर है अब हथियारों का, वगैरह वगैरह। लेकिन हम असूल पे खड़े हैं
اور رسول پہ کھڑے رہیں گے. بدقسمتی یہ ہے, اور میں آپ کو یہ بالکل اپنی پرسنل رائے یہ دے رہا ہوں کہ جب آپ نظریہ ایسا آپ کا ہو جس پہ آپ چل رہے ہوں, جب ساری دنیا آپ کو ہٹلر سے تشبیہ دے رہی ہو, تو پھر آپ کے کان پہ جوں اس لیے نہیں رینگتی کہ آپ کا تو ہدف ہی بالکل فرق ہے. اور مجھے تو ڈر ہی یہ ہے کہ کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ اس وقت اس جو جنگ جاری ہے مسلمانوں کے خلاف اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں. بہرحال لیکن یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں وثوق سے کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, مثال دینا چاہتا ہوں. دنیا کہتی ہے کہ جی یہ ہٹلر اور مودی وزیر اعظم صاحب ایسی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, آپ جا کے اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. ایک ٹائفس کا ایپیڈیمک تھا جو دوسری جنگ عظیم میں آیا. ہٹلر نے اس کو استعمال کیا کہ جی یہ سارا یہودیوں نے پھیلایا ہے, یہ ان کی وجہ سے ہے, ورنہ تو جرمنی میں ایسا ہونا نہیں تھا. اب آپ اس کا موازنہ کر لیں جو مودی سرکار نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہاں پہ یہ بات کر کے جی کرونا تو سارا مسلمان, یہ تو ساری ٹیکسٹ بک ہی وہاں سے آئی ہے. تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ بھی ہمیں معلوم ہے, اور مجھے تو خوف آتا ہے, ہول اٹھتے ہیں کہ اگر دنیا نے ہماری بات نہ سنی جو ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ معاملہ کہاں جا کے رکے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو دنیا کچھ نہ کچھ سن ضرور رہی ہے, بلکہ بھارت کے اندر سے بھی کچھ ایسے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ نے بات کی کرونا وائرس میں ڈیمونائز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو, اور ان کے بڑے مشہور ہسٹورین ہیں اور آتھر ہیں رام چندر گوہا صاحب, انہوں نے بھی جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں بلا وجہ مسلمانوں کو ہدف تنقید اور ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اور جو بھارتی وزیر اعظم جن پہ تھوڑا پریشر بھی آیا, آپ نے دیکھا کہ گلف سٹیٹس میں بھی آوازیں اٹھی, جو اسلامو فوبک انڈینز اور ایکسپیکٹ انڈینز کی جانب سے اس حوالے سے ٹیگ کیا گیا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مسلمانوں سے. اور جو دلی میں تبلیغی اجتماع ہوا تھا تو کچھ پریشر تو بن رہا ہے, چونکہ آپ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, پولیٹیکل سائنس میں آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے بوسٹن یونیورسٹی سے. بتائیں کہ وہ کون سے ٹولز ہیں آج کے دور میں جنہیں ہم استعمال کریں آپ کے توسط سے, اور جو لاک ڈاؤن اب پوری دنیا میں ہم اصطلاح سنتے ہیں, 5 اگست 2019 سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر رکھا ہوا ہے, اس کو ان لاک کرنے میں کامیابی ہمیں مل سکے یا کوئی پیش رفت ہمارے پاس ہم کچھ کروا سکیں؟ ڈاکٹر محیط صاحب. دیکھیے پہلے تو آپ نے بالکل یہ درست بات کی ہے کہ اب بات پاکستان نہیں کہ پاکستان نے کہہ دیا تو ایسا ہے, ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور اس میں یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں بائی دی وے جو مودی سرکار کے خلاف ہیں تو کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں, یہ منجھے ہوئے لوگ ہیں جن کو نظر آ رہا ہے. وہ جو عرب ممالک میں ٹویٹر کی کیمپین شروع ہوئی, جب ہندوستان کے لیڈران پولیٹیکل جو ہیں پرسنالٹیز نے وہاں پہ ٹویٹر پہ یہ بات کرنا شروع کر دی کہ مسلمان تو جو ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, تقریباً یہ بات انہوں نے کی اور جس لہجے میں کی. اور پھر جو رویہ انہوں نے عرب مسلمز کے بارے میں, جو عربی مسلمانوں کے بارے میں بات ہوئی, تو جو وہاں سے رد عمل آیا وہ پاکستان کر رہا تھا. دیکھیے دنیا آنکھیں بند نہیں رکھ سکتی ہے بہت دیر اس طرح کی چیز پہ, یہ تمام طرف سے اطراف سے آوازیں آ رہی ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, دیکھیے ہم نے لیگل روٹ لیا ہے, اقوام متحدہ کیا, اور اس کے علاوہ جہاں جہاں فورم پہ آواز اٹھ سکتی ہے وزارت خارجہ نے وہ سارا کچھ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب خود اپنے میسیجز میں اپنی بات چیت میں یہ بات جو ہے بار بار باور کرا رہے ہیں. اور اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. دیکھیے اس وقت نہ آپ کو پتہ دوائی مل سکتی ہے کہ نہیں, نہ آپ اسپتال جا سکتے ہیں, نہ آپ کو ایمبولینس مل رہی ہے. تو اس میں تو جو انٹرنیشنل این جی اوز بھی ہیں, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں اور بہت سی ہیں, ان کا بھی رول ہے, اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم ریچ آؤٹ کریں گے یہ باور کرانے کے لیے کہ اس وقت ایک انسانی مسئلہ ہے. یہ ریل اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے. انڈیا ہر دفعہ بات کر دیتا ہے جی وہ زمین کا ٹکڑا نہیں, انسانی جان کی بات ہے جو پاکستان اور دنیا کی ذمہ داری اور حق ہے اس پہ بات کرنا. تو جہاں جہاں جس فورم پہ ہم گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اور بھی جائیں گے یہ بے نقاب کرنے کے لیے کہ اصل ایجنڈا کیا ہے, وہاں پہ 5 اگست کے بعد سے کیا کیا ہو رہا ہے. اور جو اب ہندوستان بات کر رہا ہے, مجھے آپ ایک چیز بتائیں, وہاں پہ اب جھڑپیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو ابھی پیچھے یہ معاملات ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, آپ انسان کو اگر ایک ڈبے میں بند کریں گے تو اس کا دل نہیں دھڑک رہا, وہ ریاکشن نہ شو کرے, وہ کیا جانور بن جائے؟
फिर आप इधर उधर देख के ब्लेम करते हैं, ठीक है। अंदर देखें क्या पॉलिसी आपने अपनाई है। कोई भी इंसान इस तरह वहां पे नहीं बैठ सकता, लेकिन हमें अमन की शक्ल निकालनी है, हमें कश्मीर का हल निकालना है बातचीत के जरिए। आर ऑफर रिमेन्स ऑन द टेबल। ठीक। अगस्त 5 ना कोई रिकॉग्नाइज किसी ने किया है ना कर सकता है, उससे पहले जहां मामलात थे वहां चले और मामले को हल करें। एक गोली ना चले तो ये सारे खित्ते का फायदा है। गुर्बत को हल करें, कोरोना को हल करें। कोरोना की आड़ में जो आप छुपना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, दुनिया ये चेहरा देख चुकी है। डॉक्टर साहब, एक सवाल सिर्फ इस पे, जो अमेरिकन सिस्टम है, चूंकि आप भी इससे बाखूबी वाकिफ है, आपने यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस पे भी सर्व किया है। सदर ट्रंप ने बहुत दफा कहा कि वो तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर को हल करवाना चाहते हैं। बॉल उन्होंने अगरचे कोर्ट में फेंकी है इंडिया और पाकिस्तान की, हम तो चाहते हैं, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से मैं ना मानूं वाली अप्रोच है, बल्कि वो तो उनके अज़ाइम तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसका आपने तज़किरा भी किया। क्या अमेरिका, चूंकि अब अमेरिका में सदारती इंतखाबात भी होने वाले हैं और वहां पर कोरोना वायरस के पेंडेमिक ने तबाही मचाई है और चाइना के खिलाफ भी उनकी आवाज़ें उठ रही हैं, आप समझते हैं कि अमेरिकी सदारती इंतखाबी डिबेट्स में अब तो ज़ाहिर बात है, या आप समझते हैं अभी वक्त है कि इस तरफ कोई तवज्जो अमेरिकी सदर की हो सकती है, या फिर आने वाले इंतखाबात में ये मामला ज़ेर बहस आएगा जब वोटर्स के पास दोबारा से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जाएंगे? डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है वो इतनी स्प्लिट, इतनी पोलराइज्ड है इंटरनल इश्यूज पे। ये इलेक्शन तो अब मुकम्मल उनके अंदरूनी मामलात पे होगा। इसमें तो आप देखेंगे अफगानिस्तान का नाम भी शायद नादिर आएगा। तो ये बदकिस्मती से ये एक डोमेस्टिक इशू तो नहीं बनेगा। यूरोप में ये डोमेस्टिक इशू बना, ईयू के पार्लियामेंटेरियंस ने उठाया, बरतानिया में इसकी बहुत सी बात हुई, वहां पे फिर भी ये बात होगी, वहां पे डायस्पोरा कम्युनिटी है। और ये याद रखिए, ये बार बार बात होती है पाकिस्तानी नहीं, कश्मीरी वहां पे इतनी तादाद में बार बार ये बात करते हैं को पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया कर रही है। कश्मीरी डायस्पोरा खुद खड़ा हो रहा है और वो चलता रहेगा, कोई ताकत वो रोक नहीं सकती। लेकिन अमेरिका की अंदरूनी सियासत में इसकी बात नहीं आएगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब अज़ाइम जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं तो मीडिएटरी रोल कहां से मानना है, किसने मानना है, वो बात बनती नहीं। ओके, अब सर थोड़ा सा आते हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ। एक तो जरा मुझे बताइएगा कि आज खबर आई थी, जरा इसकी तस्दीक कीजिएगा, अगर खबर गलत है या अगर ठीक है तो उसकी तस्दीक कीजिएगा, कि अब पाक अफगान सरहद पे जो ट्रेड होती है SOPs के साथ, उसकी इजाजत दे दी गई है बॉर्डर पे। डॉक्टर मोईद साहब जी, ये बात दुरुस्त है जी। दोनों तोरखम और चमन के बॉर्डर्स पे ट्रेड जो है उसकी बंदिश की हुई थी कोरोना की वजह से, उधर पूरी एक डिसइंफेक्शन रिजीम वगैरह, तो बहुत कम ट्रैफिक चल रही थी। अब हमने इस हफ्ते से ट्रैफिक को खोल दिया है, SOPs मौजूद हैं, डिसइंफेक्शन की और क्वारंटीन और वो सारा प्रोसेस वहाँ है। लेकिन अब अनलिमिटेड ट्रैफिक पाकिस्तान से जा सकती है, बल्कि हमें एक अर्जेंट प्रॉब्लम आई हुई थी क्योंकि काफ़ी 100 ट्रक, कोई 2000 के करीब ट्रक जो हैं वो बैकअप हुए थे, जाना चाह रहे थे उस तरफ। इसमें ट्रांजिट ट्रेड भी है, बायलैटरल ट्रेड भी है और नेटो की जो सप्लाईज हैं वो नेटो टैंकर्स भी हैं। और ये बात भी वाजे रहे कि ये जब ट्रेड शुरू में खुला था तो वो था सस्टेनेंस आइटम्स के लिए, जो जरूरी खुराक और इस तरह की चीजें अफगानिस्तान की हुकूमत की खसूसी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। और उधर से ही ये हमने एक्सपैंड किया है। और अब अभी यहाँ से ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ईद के बाद अफगानिस्तान से भी ट्रैफिक शुरू हो जाएगी जब यहाँ का लोड खत्म होगा। तो दोनों तोरखम और चमन पे अफगानिस्तान की सहूलत के लिए ये मामला हमने शुरू कर दिया है। उसी तरह अफगान यहाँ पे मौजूद थे, आपको याद होगा पहले भी हमने अरेंजमेंट करके अफगान नेशनल्स को वापस जो जाना चाहते थे अपने मुल्क, जो यहाँ आए हुए थे टेम्परेरली, उनको हमने इजाज़त दी, उनके लिए फैसिलिटेशन की। अब भी इस हफ्ते भी कुछ हज़ार अफगान शहरी जो हैं वो वापस गए हैं और हमारे शहरी जो वापस आना चाह रहे हैं वो हफ्ते के रोज़ तोरखम से और चमन से अपने बैचेस में हम वापस ला रहे हैं पिछले कुछ हफ्ते से। तो अफगानिस्तान की सहूलत के लिए ये ट्रेड भी हमने एक्सपैंड कर दिया। सवाए जो बाकी दुनिया में हमारी नेगेटिव लिस्ट है, तमाम ट्रेड जो है यहाँ से चल रहा है। ओके, आपने कहा कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो उनका वापसी का सिलसिला भी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत से एक्सपेक्टेड नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, वो सॉरी मैं क्लियर कर दूं, वो सिलसिला काफी हफ्तों से जारी है। हफ्ते के रोज, हर हफ्ते को एवरी सैटरडे तोरखम से 500 लोग
और चमन से 300 लोग आते हैं और वो फिर ज़ाहिरी बात है करंटीना और टेस्टिंग के साथ अपने घरों को जाते हैं, तो वो सिलसिला जारी है। चलिए, तो अच्छा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा थोड़ा सा उस हवाले से मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के हमें बहुत से समुद्रवार पाकिस्तानियों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुंतजिर हैं कि ईद उल फितर से पहले वो अपने वतन अजीज वापस आना चाहते हैं, स्ट्रैंडेड हैं वहां पर, वापस आना चाह रहे हैं, हालात ऐसे हैं, कुछ बेरोजगार हो गए हैं, कुछ वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से इंसान अपनी मिट्टी की तरफ लौट के आता है। आप इस सिलसिले में एक मजबूत कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन उसके प्लेटफॉर्म से बताएंगे डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब कि ईद से पहले कितनी स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जाएंगी यूरोप से, मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से, गल्फ से, और जो पाकिस्तानी वहां उस वक्त मौजूद हैं वो वतन वापस आ सकेंगे और ईद उल फितर अपनी फैमिलीज के साथ बना सकेंगे? डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ समुंदर पार पाकिस्तानियों का, जिस तहम्मुल से उन्होंने ये काम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जो पेशेंस उन्होंने शो की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। ये इतना मुश्किल मामला है। अगर आप मेरे दिल की आवाज़ पूछें तो मैं कहता हूँ कि कल हम तमाम पाकिस्तानी वापस ले आएँ। मैं आपको इसमें यह भी बता दूं दैट आई एम द फेस ऑफ दिस पॉलिसी, लेकिन इसमें मैं ज़रूर ये मेंशन कर दूं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर एविएशन और वज़ीर ओवरसीज़, ये तीनों जो हैं वो रात दिन इन्होंने एक की हुई है और हम चारों इदारे जो हैं हम मिल के इस पे काम कर रहे हैं। जो कुछ हो सक रहा है वो हम कर रहे हैं। इसमें मसला बड़ा सादा सा है जी। मसला ये है कि जब हमारे मुसाफिर वापस आते हैं तो उनको हमें टेस्ट करना होता है। वो भी हमने बहुत रिलैक्स कर दिया है और इंशाल्लाह जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं, हम इसको और भी इतना रिलैक्स कर देंगे कि जो पाकिस्तानी आना चाहे वो आ सकता है। अभी बहरहाल इशू ये है कि जो हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है, जो करंटीना की कैपेसिटी है, उसके मुताबिक पहले हम शुरू हुए थे 2000 से, फिर कोई 7-8 हज़ार और अब कोई हम 11-12 हज़ार के करीब कोशिश कर रहे हैं अगले 8-9 दिनों में हम मुसाफिर वापस ले आए। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर साहब इस वक्त भी कोई 1,10,000 भाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टर है, मैंने कहा मैं बताता चलूँ आपको, मैंने MBBS और PhD नहीं किया हुआ जी। अनवार नाम है मेरा जी। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से एक कर लेंगे, फिर मैं आइंदा से आपको डॉक्टर कह सकूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं जी प्लीज। सो देखिए, इसमें मसला ये है कि 1,10,000 पाकिस्तानी अभी हमारी स्टैंडर्ड की कैटेगरी में बाहर मौजूद है, और उसके बाद इस तरह के पाकिस्तानी हैं जो ख्वाहिश रखते हैं आने की, जिनको ज़रूरी नहीं है, कोई डुअल सिटीजन है, कोई वहाँ रहते हैं वगैरह। इन सब का हक है आना, इन सब की जिम्मेदारी हम पे है, इसमें कोई शक नहीं। हमें पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हिफाजत से इनको घर पहुंचाना है। और मैं ये बात दोहरा दूं कि मैंने आपको कहा कि मेरे दिल की आवाज़ ये है कि ये कल आ जाए, लेकिन अगर ये आए, अगर इनको बीमारी लायक हुई, क्योंकि मोस्ट लोग जो अब हमारे आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनको ना खांसी ना बुखार है, लेकिन कई दफ़ा वो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, वो अपने अजीर अकारित को घर में जाके बीमार करेंगे। अगर उनके घरों में कोई बूढ़े हैं, कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको फिर ये डर है कि वो अस्पताल ना पहुंच जाए, खुदा ना खास्ता उससे आगे बात सीरियस ना हो जाए। तो ये उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस तमाम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने प्रोटोकॉल बनाई हुई है। तो 10 से 11 हज़ार और पाकिस्तानी आ जाएंगे, सारे नहीं आ पाएंगे जो आना चाहते हैं, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह हम एक और पॉलिसी तब्दीली लाएंगे जिसमें फिर जितने पाकिस्तानी आना चाहें, जितनी जल्द हो सका हम लाएंगे। तो मैं आपको फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दफ़ा हमारे 3 ममालिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, 90%, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर, और पूरी कोशिश हो रही है। इसमें शिकायत भी हैं, वजह शिकायत हैं, वो हम एड्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। मैं आपके तवज्जुह से ये बता दूँ, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं अपनी एम्बसी से रब्ता करें, पाकिस्तानी एम्बसी से, वहाँ रजिस्टर हो जाएं और covid.gov.pk covid.gov.pk पे सिर्फ वो वेबसाइट है, उस पर एतबार करें। वहाँ जो शेड्यूल डला है फ़्लाइट्स का, सिर्फ वो हुकूमत पाकिस्तान ने अप्रूव किए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई टिकट बेच रहा है, कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई एयरलाइन है, तो कोई चीज़ हमने अप्रूव नहीं की। सिर्फ जो उस वेबसाइट पे चीज़ें हैं उस पर आप फोकस करके कोशिश करें कि आपका नाम आ जाए। लेकिन उसके अलावा इंशाल्लाह ईद के बाद हम ये प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन और जल्दी लोग ले आएंगे। ईद तक
10-11 हज़ार और हम लोग ला सक रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएगा डॉक्टर साहब कि 10-11 हज़ार लोग जो है वो ईद तक इंशाल्लाह वापस आएंगे। क्राइटेरिया क्या फॉलो किया जा रहा है? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, क्योंकि रजिस्टर तो करा रहे हैं जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं मुख्तलिफ ममालिक पे, वहां पर रजिस्टर कराया जाता है। किस बुनियाद पर फिर छांटी की जाती है या शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, अगर मैं कह सकूं? क्या कुछ प्रायोरिटीज रखी गई हैं? जी हमारे सफ़ीर जो हैं इन ममालिक में वो इंचार्ज हैं, और ये भी आपको वेबसाइट पे हमने हर चीज़ शफाफ तरीके से डाल दी है वेबसाइट पे, ताकि इसमें कोई इबाहम ना रहे। उसमें क्या है, अगर कोई पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फंस गए, वो अब कैटेगरी ख़त्म हो गई, पहले फंसे हुए थे कुछ। फिर ये कि मज़दूर तबका जिनके ले ऑफ्स हो गए, नौकरियाँ ख़त्म हो गई। फिर वो मज़दूर तबका जिनको बग़ैर तनख्वाह के उन्होंने कहा आप कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान वापस चले जाएं। इसी तरह फिर वो लोग जो वीज़े पे थे, जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए, वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे अगर हम उनको वापस ना लाए। फिर वो लोग जिनके कोई इमीडिएट फैमिली में खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, वो अगर उनका वो एविडेंस है तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे सरकारी अफसर मुलाजमीन कुछ हुकूमत के काम पे गए हुए थे, फंस गए, हमारी वजह से ही बाहर गए हुए थे, उनकी कोशिश है। और फिर एक कैटेगरी है कि PIA का जहाज कहीं जाता है जहां वो रोजमर्रा नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया खसूसी परवाज है, जापान खसूसी परवाज है, यहां से लोग लेके जा रहे हैं। जब वो वहां कोई फ्लाइट जाती है स्पेशल, अब वहां पे अगर दोबारा PIA की फ्लाइट नहीं जानी, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तानी वहां फंसे उनको ले आएं, क्योंकि वहां दोबारा फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इस तरह क्राइटेरिया बनाकर हम इनको वापस लाने की। अच्छा, जिनके पास रिटर्न एयर टिकट्स हैं उनका क्या स्टेटस होगा? ज़ाहिर बात है अब तो फेयर्स में भी इजाफा कर दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। ये सवाल भी उठा था, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ पाऊं, अगर आप इसका आप जवाब दे सकते हैं। जिनके ने पहले से परचेज कर लिया था रिटर्न एयर टिकट, वो फाल है या वो गैर फाल हो गया है? और दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल कि जब वो वापस आते हैं तो आपने भी सुना होगा कि इंतजाम तो आपके अच्छे, लेकिन जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है उस पर बहुत ज्यादा एतराज होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब वो कहते हैं कि जो सरकारी हैं उनकी हालात इतने अच्छे नहीं है, हालात ज़ार हैं, वहाँ पर कोई ठहर नहीं सकता, अपने खर्चे से ठहरे तो 2-3 दिन तक टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आते, और मुँह मांगे दामों होटल जो है वो पैसे लेते हैं। तो इस हवाले से भी कोई आपकी कुछ है, इस पे जांच पड़ताल करेंगे इस चीज़ की? अच्छा, मैं आपको आखिरी सवाल का जवाब पहले दे दूँ। देखिए, जो इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो कमेटी है उसका काम है पॉलिसी बनाना कि जितनी जल्दी हो सके हम पाकिस्तानियों को महफूज तरीके से वापस लाएं। तो करंटीना जो है वो सूबों के कंट्रोल में है, वो वहाँ पे सूबे उसका जितना बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शिकायत हैं, वो सबको नज़र आई हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश कर दूं, हर व्हाट्सएप वीडियो पे भी एतमाद ना कीजिए। बहुत मेहनत हो रही है, हुकूमतें मेहनत कर रही, सूबाई विफाकी, और पूरी कोशिश हो रही है जितना अच्छा माहौल दे सकें वो दें। बिल्कुल शिकायत हैं और उनको एड्रेस भी कोशिश कर रहे हैं सूबे के करें। इसमें मैं एक बात और कर दूं कि हमने इसीलिए करंटीना का तो प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया है। अच्छा। हम अब मुसाफिरों को ला रहे हैं, उनको करंटीना में ले जाते हैं, सिर्फ उतना इंतज़ार कराते हैं जितना टेस्ट करने में और टेस्ट का रिजल्ट आने में वक्त लगता है। अब वो जो 48 घंटे की शर्त थी कि पहले वो करंटीना में रहेंगे, हम 7 दिन से शुरू हुए थे, फिर 48 घंटे पे आए। अब तो ये है कि वो जाते हैं जितना टेस्ट में, हाँ टेस्ट में टाइम लगता है क्योंकि हम हज़ारों टेस्ट कर रहे हैं सूबे, फिर भी कोई 24-48 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो करंटीना नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट है और टेस्ट का वेट है। जहां तक आपने बात की कि होटल मुंह मांगे दाम ले रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा। हर सूबे ने जहां जहां एयरपोर्ट है होटल से अरेंजमेंट की है और इंतहाई सब्सिडाइज रेट पे होटल है। हाँ, अब अगर कोई मुसाफिर आता है वो कहता है जी मैंने सबसे महंगे होटल में उसी जगह जाना है, तो ज़ाहिर बात है वो उनकी चॉइस है। उसके अलावा दाम जो हैं वो इन्होंने सेट किए हुए हैं सारे सूबों ने बड़ी मेहनत करके। जो आपका पहला सवाल है उसमें 2 सवालात उठते हैं, मैं बता दूं आपको जी। पहला सवाल उठता है कि PIA के जहाज जाते हैं कई जगह और खाली वापस आ जाते हैं। उसकी मैं आपको वजह बयान कर दूं। ये सिर्फ वहां पे जहाज जा रहे हैं, फर्ज करें बरतानिया, PIA रेगुलरली जाता है क्योंकि यहां से पैसेंजर जाना चाहते हैं। कनाडा रेगुलरली जाता है, यहां से पैसेंजर जाना चाहते हैं। अगर हम हर बरतानिया और कनाडा की फ्लाइट पे पाकिस्तानी वापस ले आए जो हमारे स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं आते, तो फिर तो 2-4-5 हज़ार पैसेंजर वहीं से आ जाएंगे। तो जो हमने खलीजी ममालिक से 90% हमारा मजदूर तबका जो वहां फंसा हुआ है, जिसका नंबर लगभग 90,000 के करीब है 1,10,000 में से इन ममालिक में, खलीजी ममालिक में,
तो वो तो फिर वापस नहीं आ सकेंगे। तो फिर इलेक्टिव कमर्शियल ट्रैवलिंग हो जाएगी। जो ईद मनाने आना चाह रहे थे, छुट्टी आना चाह रहे थे, जो असल में जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, सड़क पे हैं, वसाइल नहीं, भूख है, खाना नहीं है, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए कई जहाज वापस आने पड़ते हैं और वहां से लोग नहीं आते, क्योंकि वो प्रायोरिटी नहीं बनती उनके सामने जो लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, मजदूर हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, खाना पीना जिनके पास नहीं है। जहां तक बात है आपकी टिकट्स की और किरायों की, ये बहुत बात हुई, इस पे बहुत सवालात उठे, कंप्लेंट्स भी हैं। ये चीज जो इदारे डील करते हैं वो डील कर रहे हैं, एयरलाइन का काम है, पीआईए का काम है, वो जिस तरह डील कर रहे हैं। ये मेरा इसमें मैंडेट भी नहीं है, जिम्मा भी नहीं है, मेरे पास मालूमात भी पूरी नहीं है। बिल्कुल ये सवालात उठे, लेकिन ये एक एयरलाइन पॉलिसी के तहत चलना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, जहाज भी एक तरफ खाली जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये उनका शोबा है। मैं अगर इस पर बात करूंगा तो दुरुस्त नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा। फिर अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, फिर हम थोड़ा सा अफगानिस्तान पे भी जाएंगे, लेकिन जरा कोरोना से मुताल्लिक, चूंकि आपको मैंने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब मीडिया से इंटरेक्ट करना हो, कौम से खिताब करना हो, तो वो एक कोर टीम के साथ बैठते हैं, आप भी वहां पर मौजूद होते हैं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में है, मैंने अपने इब्तिदाई में कहा कि 42,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हो चुके हैं, हम बात 903 हो गई। अल्लाह का शुक्र है फैटेलिटी रेट वो नहीं है जो दीगर ममालिक है उससे कम है, लेकिन इन्फेक्शन रेट में इजाफा हो रहा है। अब आप समझते हैं बहुत सी, मैं आपसे, आप अपना एनालिसिस भी दीजिएगा, मालूमात की बुनियाद पर भी हमारे साथ अपनी खबरें शेयर कीजिए। अब तो दुकानें भी खुल गई, जुज़वी तौर पे एयरलाइन डोमेस्टिक परवाजें भी आ जा रही हैं, एयरपोर्ट्स भी खुल गए, आपने बताया पाक अफगान बॉर्डर पे ट्रेड भी एसओपीज का शुरू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुल गई, ट्रेन सर्विस भी बहाल हो गई, शॉपिंग मॉल्स भी अब हफ्ता इतवार को भी खुले रहेंगे। तो सर ये एक आम आदमी, चूंकि मैं जब पब्लिक पे जाता हूँ, वो जरा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस एक तरह से खत्म हो गया है और जो हमारी मामूलात जिंदगी वो दोबारा से बहाल हो गए हैं। आप क्या तासुर ले रहे हैं इससे? देखिए अनवर साहब, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एनसीओसी, कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर, मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, पिछले जब से ये शुरू हुआ है उससे पहले, बल्कि 13-14 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो है वो मेरी डिवीज़न कराती है। वो मुझे अभी तक याद है कि हमने रातों को बैठ के वो सेटअप किया सारा प्रोसेस। तो शायद ही को दिन हो जिस पे हमने मुकम्मल डेटा सामने रख के असद उमर साहब की सरबराही में डेटा ना देखा हो, जांच पड़ताल ना की हो, तमाम व्यूज़ सामने ना लाए हों। अब बात यह है कि फ़ैसला तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने वबा का फैलाव 0-0 करना है तो तमाम चीज़ें बंद कर दें, अगले साल बंद रखें। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार बात कर चुके हैं, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जब आपने बैलेंस करना है तो आपने मईशत को खोलना है, क्योंकि वो नंबर्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, ये नंबर्स भी सामने आ रहे हैं, कितने लोग गुर्बत की लाइन से नीचे चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत मुश्किल फैसला है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप सारा कुछ, काफ़ी चीज़ें खोलेंगे। मैं ये वाजे कर दूँ, लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, नरमी हुई है लॉकडाउन में, और इसलिए नहीं ख़त्म हुआ कि वबा तो मौजूद है। लेकिन तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग डॉक्टर वहीद साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप समझते हैं कि जब ट्रेनें चल रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हो, परवाजें जा रही हो, शॉपिंग मॉल्स खुले हो सैटरडे संडे 7 डेज अ वीक, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये खत्म हो गया ना? नहीं, देखिए, ये मैं आपको यही बयान कर रहा हूं कि ये कैलकुलेटेड डिसीजन है। क्यों जी? जब आप ये चीजें खोलते हैं तो आप क्या कह रहे हैं कि वबा खत्म हो गई, जाएं आप जो मर्जी करें? नहीं, हुकूमत बार बार क्या कह रही है, हमें ये खोलना पड़ा मईशत को चलाने के लिए और गरीब आदमी के लिए। ठीक, हमें मालूम है रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को कम कैसे करना है, इसमें हमें कौम के ताउन की ज़रूरत है, इंडस्ट्री के मालिकान के ताउन की ज़रूरत है, उन तमाम इदारों के ताउन की ज़रूरत है जिन्होंने इंश्योर करना है कि SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो, गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो। अगर ईद पे 3 दफ़ा गले मिलना लाजिम है तो फिर मेरा ख्याल है कि खुदा ना खास्ता हमें कहीं वापस मामलात को रोकना ना पड़े। अगर ये लाजिम है कि हमने मार्केट में जाना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दुकान में एक वक्त पे 40 लोगों ने ही होना है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर देखिए अल्लाह ताला जो है वो मदद कौम की करेगा, कौम खुद अपनी मेहनत करेगी। लेकिन अगर हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि जी देखिए बड़ी ज्यादती हो गई। अच्छा, दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, बारहा कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वबा ख़त्म नहीं हुई।
अभी ख़त्म नहीं होगी, इसके साथ हमें ज़िंदा रहना है। कुछ अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, कुछ आदत बदलनी पड़ेंगी। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, नेटवर्क सोसाइटी हैं, हमारा एक तौर तरीका है नमाज पढ़ने का, मिलने का, सलाम दुआ का, जनाजे का। हमें कुछ चीज़ें तब्दील करनी है। हमारा एक तरीका है मार्केटों में जाने का, हमारा एक तरीका है फैक्ट्री में काम करने का। अगर हमने बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी न की बहैसियत अवाम, बहैसियत इदारे, बहैसियत इंडस्ट्री के मालकान, तो वबा तो बता चुकी है कि उसने कैसे फैलना है। तो हम अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात तज्जिया करके कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अमवात उस तरह नहीं है जैसे बाकी दुनिया में है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जैसा भी है, जितना भी कमजोर था, हमने उसको खड़ा किया है। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने काम किया है, और अब हमारे पास इतनी स्पेस है, अब समझते हैं कि खुल जाए हम फिर भी मैनेज कर लेंगे। डॉक्टर साहब मेरा सवाल का रेट तो हमारा बढ़ेगा। जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल का जाविया ये था कि आप समझते नहीं कि हमने ज्यादा कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आप समझते नहीं कि हमने ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो इनफरादी तौर पे अवाम पर डाल दी है, और रियासत ने जो फैसला साजी है वो तो कर रही है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी मैं देखता हूं कि ज्यादा गुफ्तगू होती है कि अब अवाम को चाहिए कि वो समाजी फासला रखें। आप समझते हैं हमारी मशीनरी में इतनी एबिलिटी है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs को लागू कर लेगी, शॉपिंग प्लाजाज में भी कर लेगी और दुकानों में भी कर लेगी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, दुनिया का मुझे इस वक्त कोई ऐसा मुल्क बताएं जो ये कह रहा है जी मैं अगला साल लॉकडाउन में रहूंगा। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका जी, ठीक है, 47 पता नहीं 44 47 कितनी स्टेट्स ने अपने आप को खोल दिया, 6-7 रह गई जी, 44 ठीक। उसके बाद यूरोप देख लें, इटली का हाल देख लें, वो अपनी एयर ट्रैवल शुरू कर रहे हैं, यूके जो है ईजिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह सारे कर रहे हैं। सारों के सामने यही मसला है बैलेंसिंग का। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंतजामिया में ये कैपेसिटी नहीं, किसी दुनिया की इंतजामिया में, मुल्क में, हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है कि वो खड़ा हो जाए और ये कहे कि अब बस में बराए मेहरबानी उस कुर्सी पे ना बैठें, इस सीट पे बैठें। ये जाए और मार्केट में जाके कहे बराए मेहरबानी हाथ ना मिलाए। नहीं, हम एक मुहज़्ज़ब कौम है, हम एक पढ़ी लिखी कौम है, हम एक ईमान रखने वाली कौम है। ठीक। अगर इस सारे के बावजूद आप मुझे ये कहते हैं कि ये सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। ये अवाम की जिम्मेदारी है, और नेशंस का कैरेक्टर ऐसे ही मौकों पे नजर आता है जब जिम्मेदारी डाली जाती है। जब जिम्मेदारी ना हो तब तो सब कोई अच्छा है। ठीक। जब मजबूरी आए, जब जिम्मेदारी आपके सर पे पड़े, कैसे रिएक्ट करते हैं ये फर्क होता है उस कौम में जो तरक्की करती है और जो नहीं करती। तो मुझे तो कोई इसमें इबाम नहीं है, और मुकम्मल यकीन है कि हम ये करेंगे। और पता है क्यों करेंगे जी? इसलिए करेंगे कि हमें ये मालूम है कि ये हमारे अपने बेनिफिट में है। मार्केट अगर नहीं करेंगे, मार्केटें सील हो रही हैं, अभी फिर किसी शहरों में हुई हैं। अगर नहीं करेंगे, अपने घर ही जाएंगे ना वबाल लेके, तो अपने वालदैन, अपने बुजुर्गों को ही लगाएंगे। तो इसका क्या फायदा होगा किसी को? लोग अक्लमंद हैं, शऊर रखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेट करते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। वजीर आजम साहब ये बार बार कहते हैं, वो ये बात इस पे यकीन ही नहीं रखते कि आप डंडे के जोर पे थानों में लोग ले जाएं तो जेलों में ले जाएं। ये सिर्फ कम्युनिकेशन करके, रिक्वेस्ट करके, समझा के होगा, वही हम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान करेंगे, बरतानिया का, हिंदुस्तान का नहीं, कुछ और सिर्फ अपना कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और सवाल है, चूंकि आपका वक्त भी कीमती है और हमें भी वक्त की तंगी जो है वो आड़े है। मैं चाहूंगा ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक के हवाले से जो आलमी सियासत है, इसको आप किस तरह देखते हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब? हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से उंगलियां चीन पे उठाई गई, चीन इस चीज़ को बिल्कुल यकसर मुस्तरद करता है, यूरोप में भी उसमें हम नवाब बना। अब एक सर्वे भी हुआ है और उसमें कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से कि हम जो है वो चाइनीज़ गुड्स नहीं खरीदेंगे। आइसोलेशनिज्म की बात हो रही है, एंटी चाइना एक जो है वो रेटरिक आ रहा है। तो हमने कोल्ड वॉर तो देखी थी, कोल्ड वॉर का ईरा गुजरा था, ये कोल्ड शोल्डर का ईरा आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? किस तरह देख रहे हैं आलमी सियासत को इन कोरोना एंड पोस्ट कोरोना एज? चले, आपकी इस्तिलाह अच्छी है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पॉलिसी में। देखिए, मेरे नज़दीक अभी ये कबल वक्त है कहना कि ये मामला किस तरफ जाएगा। ये वाज़े हो गया कि ये जो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद दुनिया इकट्ठी होके काम करे, क्योंकि एक आलमी वबा है, वो बिल्कुल आप भूल जाएं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में और कशीदगी आई है और आती जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ बिल्कुल वाज़े है,
multilateralism and globalization are in trouble. یہ جو ساری دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک پروسیس لبرل اکنامک آرڈر کا بنا تھا, لبرل انٹرنیشنل آرڈر کا بنا تھا, یہ معاملہ اب جو ہے خطرے میں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بیشتر ممالک انورڈ لوکنگ ہو جائیں گے, آئسولیشن کی طرف تو چلیں شاید کم جائیں, لیکن پہلے اپنی مدد آپ پہ جائیں گے. تو وہ جو ایک سارا کلیبوریشن انٹرنیشنل آرڈر کے نیچے ملٹی لیٹرلزم, ڈیفرنٹ فورمز جو بنے ہوئے ہیں جس میں بہت سی طاقتیں کٹھی ہو کے کام کرتی ہیں, وہ اب کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے. اس میں آپ کے عالمی لینڈنگ ادارے بھی ہیں, آئی ایم ایف ہے, یہ اور وہ, ان کو بھی مشکلات آئیں گی کیونکہ ان کے ڈونرز جو ہیں امریکہ باقی ممالک وہ انورڈ لوکنگ ہوتے جائیں گے. تو یہ تبدیلی آئے گی اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا نتیجہ نکالنا ہے, کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے, اور باقی دنیا کو بھی یہ کرنا ہوگا. جو ملک تیار ہوگا پوسٹ کرونا کے لیے, اپنے آپ کو پوزیشن بہتر کر لے گا, وہ اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا. افغانستان کے وجہ سے میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر محیط یوسف صاحب, آپ کی ٹیک لینا چاہوں گا. وہاں پاور شیئرنگ معاہدہ طے پا گیا ہے ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ میں. کتنی اہم ڈیولپمنٹ اس کو آپ قرار دیتے ہیں, کیپنگ ان ویو جو افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا, اگرچہ وہاں پر دہشت گردی کے انتہائی افسوسناک اور اندوناک واقعات ہوئے, نومولود بچوں کو, خواتین کو میٹرنٹی وارڈ میں جو حملہ کیا گیا, پھر آج بھی اس طرح کی کارروائی کی گئی, اگرچہ طالبان اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہے ہیں, ڈسٹنس اختیار کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر جو اس وقت سینیریو, اس کو کیسے آپ انٹرپریٹ کریں گے کہ ایک طرف پاور شیئرنگ معاہدہ ہو رہا ہے, دوسری طرف امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو پہلے دن سے بات واضح ہے نا کہ امن ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. افغانستان میں بہت سے سپوائلرز ہیں جی, اس میں اب یہ واضح ہو گیا کہ اٹیکس جو ہوئے ہیں یہ آئیسس نے کیے, داعش نے کیے. وہ کیوں کیے؟ کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے وہاں پہ امن آئے. اگر وہاں امن آئے اور طالبان جو ہے ان کو اور سپیس ملے تو داعش کو یہ بات پسند نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں جنگ جاری رہے اور اسی میں وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. اچھا, دوسری طرف کیا مجھے آپ یہ بتائیں خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے جتنی کوششیں کی اور جو ابھی بھی ہم کوشاں ہیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو, اس کے لیے تو بڑی اچھی پیش رفت ہے. اگر افغان خود مل کر بیٹھیں گے تبھی فیصلہ ہوگا, اور ہمارا اس پہ بالکل کلیئر ویو ہے کہ جلد از جلد انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو, امن کی شکل نکلے, اور اگلا جو راؤنڈ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا, افغان خود بیٹھ کے فیصلہ کریں, جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, جیسی حکومت چاہتے ہیں خود فیصلہ کریں. لیکن اگر کوئی دہشت گرد تنظیم یا کچھ اور طاقتیں یہ چاہیں گی کہ اس سارے پروسیس کی آڑ میں نہ تو امن آئے اور پاکستان کا بھی نقصان ہو, کیونکہ ان کو پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ قبول نہیں ہے, تو اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یہ بات بالکل ہم واضح کر چکے ہیں. جو امن کے لیے کوشاں ہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہو, اور جو افغانستان کے لیے سلامتی چاہتا ہے وہ وہاں پہ ان کو یہ مینج کرے, ان کو ہیلپ کرے, ان کی مدد کرے کہ وہ اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں. جو طاقتیں, جو تنظیمیں یہ نہیں چاہتی, اور سب کو پتا ہے وہ کون ہے, وہ بالکل وہاں پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ اتنی ہماری کوشش ہو اور پھر وہ آ کے بات ہو کہ جی وہ وہاں پہ یہ دہشت گردی ہو گئی تو کوئی چاہتا ہے کہ یہ ایسا امن نہ ہو ویسا امن ہو. یہ افغان فیصلہ کریں گے. ہم کوشاں ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ساری دنیا نے ہمارا رول سراہا ہے, لیکن یہ جو ڈسٹریکشن ہے کہ جی وہ تیسری طاقت کوئی کہ ہمارا رول ہونا چاہیے تو کوئی, یہ بات یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارے سفیر کا جو امریکہ میں سفیر ہے ان کے بیان کو بھی تھوڑا سا پیش کیا جا رہا ہے, اگر آپ اس کی بھی وضاحت کر سکے, جو امریکہ میں ہمارے سفیر ہیں. بالکل غلط. اچھا, بالکل غلط ہے. وہ ایک سیزن ڈپلومیٹ ہے. I've known him for years. میں نے خود ان سے بات کی ہے, بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں. انہوں نے بیان دیا کیا تھا ایگزیکٹلی جی ڈاکٹر محیط صاحب, انہوں نے بیان دیا کیا تھا, کیا ان کا؟ جی, افغانستان ایک سوورن ملک ہے جس سے جو وہ کرنا چاہے وہ اس کا اختیار ہے. ہمارا پوائنٹ بالکل واضح ہے. افغانستان نے ہمیں درخواست کی, دنیا نے درخواست کی, ہم نے پوری کوشش کی امن کا پروسیس آگے بڑھانے کے لیے. سارا فوکس اس پہ رکھیں, امن کا پروسیس انٹرا افغان ڈائیلاگ کو آگے لے کے چلے, اور جو افغانستان کے امیجیٹ نیبر ہیں, لینڈ بارڈرز جن کے ملتے ہیں,
उनका सबसे ज्यादा स्टेक है अफगानिस्तान की सलामती में, अगर किसी और का नहीं है वो हमारा कंसर्न नहीं है। बट ये जो बात की गई कि पाकिस्तान के सफीर ने शायद उनको एक ये दी गई ऐसा स्पिन दिया गया कि उन्होंने कहा है जी कि जो बात हुई थी अमेरिका की कि हिंदुस्तान वगैरह, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हमारी पॉलिसी वाजे है, वी आर फोकस्ड ऑन अफगानिस्तान एंड पीस, और हमारा किसी से कोई गर्ज नहीं है। अगर कोई उसमें स्पॉइलर है नहीं है, हमने वो काम करना है जिस पे हम लगे हुए हैं, और हमने अपनी रेड लाइंस बिल्कुल क्लियरली डिफाइन की हुई हैं, और जिन जिन को पता होना चाहिए सारी दुनिया में उनको मालूम। डॉक्टर साहब, लास्ट पे आप आए, एक बड़े अहम ओहदे पर आपको लगाया गया, मामले खसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी, बीच में ये कोरोना का पेंडेमिक भी आ गया है। ये जो आपकी असाइनमेंट है ये कितनी चैलेंजिंग है, अगर इख्तिसार से आप बताइए, और आपके क्या माइलस्टोन्स हैं, क्या एम्बिशंस है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किन खतूत पे आप रखना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे? ये जवाब मैं इख्तिसार से तो नहीं दे सकता, इसके लिए तो आपको एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का और तमाम अपने कॉलीग्स का जिन्होंने ये ट्रस्ट मेरे में डाला है जी। हमारे यहाँ बेसिकली कोरोना की जो आप बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू क्या हो सकता है इस वक्त सारी दुनिया के लिए। तो हमारा ऑफिस जो है, डिवीजन जो है, ये कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल काम करके जो पॉलिसी अंडरपिनिंग है, दूर अंदेश सोच जो है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है, ताकि इदारे रोज बिजी होते हैं, मसरूफ हैं, आज कल परसों क्या करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। और सिक्योरिटी सिर्फ फौजी सिक्योरिटी नहीं, हेल्थ सिक्योरिटी है, एनर्जी, सारी जो ब्रॉड डेफिनेशन दुनिया की है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ओवरऑल क्या है, मुशावरत सारों की करा के एक कंसेंसस डेवलप करके लॉन्ग टर्म इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ताकि जब हम पॉलिसी बनाएं तो सिर्फ कल और परसों की बात ना हो, आगे के भी हो। तो वो एक बहुत बड़ा अहम काम है जिसको मेरा ख्याल है कि मेरे में जो है एतमाद वज़ीर आज़म साहब ने ये अपना डाला है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही है हम जितना कुछ कर सकते हैं। जाहिर बात है हमारा बहुत सा काम जो है वो इस तरह मीडिया प्रोजेक्शन के लिए तो नहीं होता, लेकिन ये एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन इंशाल्लाह सबको मालूम है, हमें जरूरत भी है, जो कुछ मेरे से हो सका मैं करूंगा। ओहदे पे लोग आने जाने वाले हैं, मैं हूं कोई और हो, हमने इस इदारे को खड़ा करना है ताकि हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लें पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोदी यूसुफ साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी, हमसे खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू हुई, आपने इनके जवाबात सुने। अपना फीडबैक हमें हमारे ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रेशर टीम को इजाजत दीजिए। हमारे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी जनब से अल्लाह नगहबान।